हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टॉप 30 साइंस क्वेश्चन सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। जो दोस्त नए जुड़े हैं हमारे से वो हमारे साथ बने रहिए। हम ना केवल क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बल्कि हर एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आज आप बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट सीख कर जाएंगे। आज हम जनरल साइंस के लगभग 15 से 20 टॉपिक में से क्वेश्चंस को फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मनीष प्रजापति मैथ रीजनिंग जीके के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तापमान के बढ़ने के साथ एक द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, तापमान के बढ़ने के साथ एक द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। फ्रेंड, पृष्ठीय तनाव किसी लिक्विड का वह गुण है जिसके कारण कोई लिक्विड या द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। फ्रेंड, जो द्रव में पृष्ठीय तनाव होता है वो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण होता है और ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला होता है द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल यानी एट्रैक्शन फोर्स। दूसरा होता है टेम्परेचर यानी तापमान। तीसरा होता है अघुलनशील अशुद्धि यानी पानी में नहीं घुलने वाली इम्प्योरिटी होती है, उनके ऊपर पृष्ठीय तनाव निर्भर करता है। मुख्य रूप से दोस्तों ये आकर्षण बल पर निर्भर करता है जो अणुओं के मध्य लगता है। तो फ्रेंड, होता क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, द्रव के अणुओं के मध्य नेट एट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल कम हो जाता है। इस कारण से पृष्ठीय तनाव का मान घट जाता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर पानी में या किसी और द्रव में अघुलनशील अशुद्धि मिलाई जाती है तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। उसका भी सेम कारण है कि उनके अणुओं के मध्य जो एट्रैक्शन फोर्स है वो अघुलनशील अशुद्धि मिलाने की वजह से कम हो जाता है और इस कारण से पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। हमारे दैनिक लाइफ में और भी कई एग्जाम्पल है जिसका कारण पृष्ठ तनाव होता है फ्रेंड। जैसे कोई शीशे की नली होती है, उसको हम जब गर्म करते हैं तो उसके आगे का भाग गोल हो जाता है। साथ ही जो पानी का बुलबुले की तुलना में साबुन के गोल का जो बुलबुला बनता है, जो बबल्स बनते हैं, वो बड़े होते हैं। इसका कारण होता है फ्रेंड कि साबुन जो इम्प्योरिटीज़ है, अघुलनशील इम्प्योरिटीज़ है, वो पानी में मिला देने से उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, जिस वजह से उसका जो बबल्स बनते हैं वो बड़े बनते हैं। साथ ही दोस्तों, जो जल की बूंद होती है, पानी की बूंद का गोल होना या छोटी सुई का द्रव की सतह पर तैरना और जो दाढ़ी बनाने वाला ब्रश होता है, शेविंग ब्रश, उसको जब हम पानी के अंदर भिगोते हैं तो उसके जो तंतु होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ये सब है ना पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। साथ ही दोस्तों, कम पृष्ठ तनाव के कारण जो गर्म सूप होता है, गर्म खाना होता है, वो हमको स्वादिष्ट लगता है। इसके पीछे भी कारण पृष्ठ तनाव ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन बी, तापमान के बढ़ने के साथ एक द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है, पराश्रव्य तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती है? पेल्टियर इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, कूलॉम्स लॉ। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा उत्पन्न होती है। फ्रेंड, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज स्टोर होता है यानी आवेश एकत्रित हो जाता है और इसी को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। फ्रेंड, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग हम ध्वनि के अस्तित्व का पता लगाने या ध्वनि उत्पन्न करने में इत्यादि में किया जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड, जो अल्ट्रासाउंड ट्रांजिस्टर होते हैं उसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग करके हम अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न की जाती है। साथ ही फ्रेंड, जो पेल्टियर इफेक्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है कि 2 अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करके उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हीट जनरेट करने में या हीट को रिमूव करने में प्रयोग किया जाता है। और पेल्टियर इफेक्ट का यूज करके जो थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर होते हैं, पोर्टेबल कूलर होते हैं या और कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वहाँ पे पेल्टियर इफेक्ट का यूज किया जाता है। साथ ही फ्रेंड, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? इसके तहत ये होता है कि जब श्रोता और ध्वनि स्रोत यानी लिसनर और साउंड सोर्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होती है या आपेक्षिक गति होती है, तो जो श्रोता होता है उसको ध्वनि की यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी मूल फ्रीक्वेंसी यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम या अधिक सुनाई देती है और इसी को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। और कुलोम्स लॉ के बारे में हम जानते हैं फ्रेंड, ये होता है एफ इजिकल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में या 2 चार्ज के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के स्क्वायर यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कुलोम्स का लॉ कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी घूर्णन करना रोक दे यानी रोटेट करना बंद कर दे तब गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यदि पृथ्वी घूर्णन करना रोक दे तब गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा।
फ्रेंड, जब अर्थ रोटेट करती है तो इस पर रखी हुई वस्तु भी इसके साथ सर्कुलर पाथ में घूमती है, जिस वजह से वस्तु के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, यानी एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, जिसकी वजह से उस वस्तु का ओवरऑल वेट होता है दोस्तों, वो कम हो जाता है। फ्रेंड, जब सर्कुलर पाथ में गति करेगी वस्तु तो क्या होता है, एक तो mg फोर्स पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, और एक अभिकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगेगा। इस वजह से ओवर दोनों फोर्स क्या है कि विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो उस वस्तु का ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल वेट कम होने का मतलब है दोस्तों कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान भी कम हो जाता है। तो रोटेशन के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो दिया जाता है G डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। तो फ्रेंड, जहाँ पे जो ओमेगा है पृथ्वी का कोणीय वेग है, और जो लेमडा है वो अलग अलग एल्टीट्यूड पर अलग अलग होता है, यानी ये डिग्री में मान होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, जब पृथ्वी रोटेट करना बंद कर देगी तो ये टर्म्स पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी ओमेगा मान जीरो हो जाएगा। तो ये जब जीरो हो जाएगी यानी जी में से कुछ भी माइनस होगा नहीं, इसका मतलब हुआ कि जी डैश का मान हमारा बढ़ जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि कंटिन्यूस ये टर्म्स जी में से माइनस हो रही थी। तो पृथ्वी जब रोटेशन बंद कर देगी उस केस में जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी की वजह से आकर्षण बल शून्य हो जाता है, चंद्रमा के आकर्षण बल से संतुलित हो जाता है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाता है, सैटेलाइट की संरचना के कारण अप्रभावित रहता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी की वजह से आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाता है। फ्रेंड, जब ऐसे सर्कुलर मोशन होती है तो एक अभिकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगेगा और एक गुरुत्वाकर्षण बल उसका भार केंद्र की तरफ लगेगा। तो जो पृथ्वी का आकर्षण बल है वो और अभिकेंद्रीय बल बराबर हो जाता है, तो उसका ओवरऑल वेट जीरो हो जाता है और इसी को भारहीनता की कंडीशन कहते हैं। तो इसी कारण से उसको भारहीनता महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रत्यास्थ टक्कर में होता है संवेग संरक्षण रहता है लेकिन ऊर्जा नहीं, संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं, ऊर्जा संरक्षित रहती है लेकिन संवेग नहीं, ना तो संवेग संरक्षित रहता है ना ही ऊर्जा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, एक प्रत्यास्थ टक्कर यानी इलेस्टिक कोलिजन के अंदर संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। फ्रेंड्स, इलेस्टिक कोलिजन यानी प्रत्यास्थ टक्कर वो होती है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है, यानी टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा दोनों सेम रहती है। फ्रेंड्स, जो मोमेंटम यानी संवेग होता है वो दोनों टाइप की टक्कर यानी इलेस्टिक और इन इलेस्टिक यानी अप्रत्यास्थ टक्कर दोनों में ही मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है यानी संरक्षित रहता है, क्योंकि फ्रेंड जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। तो फ्रेंड, जब इलेस्टिक और इन इलेस्टिक टक्कर होती है उसके अंदर टक्कर के टाइम किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, इसी कारण इसका संवेग संरक्षित रहता है। तो देखिए फ्रेंड, इलेस्टिक के अंदर तो जो इलेस्टिक कोलिजन होती है उसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, लेकिन जो इन इलेस्टिक यानी अप्रत्यास्थ टक्कर होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा वाइब्रेशन में, हीट में इत्यादि में लॉस हो जाता है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा कंजर्व्ड नहीं रहती है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसको सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस, धावन सोडा या वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है, और जो सोडियम क्लोराइड है फ्रेंड ये नमक का फॉर्मूला है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय गुण के आधार पर ऑक्सीजन किससे संबंधित है, मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय गुण के आधार पर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि फ्रेंड ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी दो अकेले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो अपने स्पिन यानी चक्रण के कारण एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाते हैं, जो एक छोटी चुंबक की तरह काम करता है दोस्तों। और जब इसके ऊपर एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में पैरेलल अलाइन कर लेते हैं और इनके बीच में एक हल्का आकर्षण बल लगता है, यानी ये उसकी तरफ एक आकर्षित होते हैं यानी हल्के आकर्षित होते हैं, और ये आकर्षण बहुत ही वीक कैटेगरी का होता है, इसलिए इनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। फ्रेंड, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हल्के आकर्षित होते हैं,
और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है फ्रेंड, ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में खुद को अलाइन कर लेते हैं और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, यानी बहुत ही मजबूती से आकर्षित होते हैं, इसलिए इनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। और फ्रेंड मैग्नेटिक मटेरियल वह होते हैं जब इन्हें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो या तो ये उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या उसको प्रतिकर्षित करते हैं। ये तो देखिए फ्रेंड, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। और जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दोस्तों, ये वो होते हैं जब इनके ऊपर एक्सटर्नल कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में खुद को पैरेलली अलाइन कर लेते हैं। इनको इसलिए डाईमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट, फॉस्फोरस, जिंक, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये तीनों ही तत्व आवश्यक है। फ्रेंड जो कोबाल्ट होता है ये लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साथ ही ये विटामिन B12 का एक इंटीग्रल पार्ट है। साथ ही फ्रेंड ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल कंपाउंड्स यानी यौगिक के प्रोडक्शन में शामिल होता है जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। जो फॉस्फोरस होता है दोस्तों, ये शरीर के अंदर लिक्विड पदार्थ जो होते हैं उनकी कंटिन्यूस स्ट्रक्चर यानी निरंतर संरचना को बनाए रखने में हेल्प करता है। और जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं ये दांतों और हड्डियों को मजबूती और कठोरता प्रदान करते हैं। साथ ही फ्रेंड जो जीभ की हेल्थी फंक्शनिंग होती है उसके लिए जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये जीभ की हेल्थी फंक्शनिंग में हेल्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। साथ ही फ्रेंड जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर यानी आहार नाल के अंदर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे को ये तीनों ही तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है ज्योति को हरा रंग कौन देता है? विच गिव ग्रीनिश। ये क्वेश्चन कह रहा है फ्लेम को हरा या ग्रीनिश रंग कौन देता है? विच गिव ग्रीनिश कलर टू फ्लेम? बेरियम, सोडियम, सिल्वर, लेड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, जो लेड होता है वो फ्लेम टेस्ट में ग्रीनिश कलर देता है। साथ ही फ्रेंड जो बेरियम होता है वो एप्पल ग्रीन या पेल ग्रीन कलर देता है। सोडियम होता है वो येलो कलर देता है। और सिल्वर एक नोबल धातु है दोस्तों, जितनी भी नोबल धातु होती है, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये फ्लेम टेस्ट में किसी भी प्रकार का कलर नहीं देते हैं। और फ्रेंड जो कॉपर होता है वो फ्लेम टेस्ट में ग्रीन कलर देता है। लिथियम होता है वो गुलाबी या गुलाबी लाल रंग देता है। और आयरन गोल्ड या ब्राउनिश येलो कलर देता है। कैल्शियम नारंगी या नारंगी लाल रंग देता है। पोटेशियम जामुनी या पर्पल कलर देता है। और मैग्नीशियम है वो सफ़ेद कलर देता है फ्रेंड। साथ ही जो रेडियम होता है, कैडमियम हो गया या स्ट्रोंशियम हो गया, ये लाल या किरमिची लाल रंग देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लेड ग्रीनिश रंग देता है फ्लेम टेस्ट में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतया कीड़े किसके माध्यम से श्वसन करते हैं? जनरली इंसेक्ट्स रेस्पायर थ्रू स्किन, गिल, लंग, स्पाइरेकल। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सामान्यतः कीड़े स्पाइरेकल के थ्रू श्वसन करते हैं। साथ ही फ्रेंड जो स्किन के थ्रू श्वसन होता है वो कुछ उभयचर जंतु होते हैं, जैसे मेंढक हो गया या सेलामेंडर या टिटिका का झील के मेंढक होते हैं, इनके अंदर स्किन के थ्रू रेस्पायर होता है। और गिल के द्वारा श्वसन मछलियों में पाया जाता है फ्रेंड। और लंग के द्वारा श्वसन मनुष्य या सभी प्रकार के स्तनधारी होते हैं उनके द्वारा श्वसन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है पेड़ों की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? इनके भार से, इनकी ऊंचाई से, वार्षिक छल्लों की संख्या द्वारा, इनकी जड़ की लंबाई द्वारा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पेड़ों की आयु का अनुमान वार्षिक छल्लों की संख्या द्वारा यानी नंबर ऑफ एनुअल रिंग से लगाया जाता है। फ्रेंड किसी पेड़ के क्रॉस सेक्शन में उपस्थित कंसेंट्रिक रिंग यानी सेकेंडरी छल्लों की संख्या से उसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। और इसकी आयु उसके तने में उपस्थित रिंग की संख्या में वार्षिक वृद्धि को काउंट करके उसके बाद लगाया जाता है फ्रेंड। और जो प्रत्येक रिंग होती है वो एक वर्ष को रिप्रेजेंट करती है। और रिंग की जो मोटाई होती है वो उस वर्ष रेनफॉल या उस वर्ष जो बारिश हुई है उसकी मात्रा को दर्शाती है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा वार्षिक छल्लों की संख्या द्वारा पेड़ों की आयु का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है डाइनिन किसका प्रोटीन है? डाइनिन इज द यूनिक प्रोटीन, राइबोसोम, फ्लैगेला, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लैगेला यानी कशेरुकिया का यूनिक प्रोटीन होता है डाइनिन।
फ्रेंड सीलिया और फ्लैगेला में पाए जाने वाला डाइनिन प्रोटीन एक प्रकार का मोटर प्रोटीन है फ्रेंड, जो कोशिका की गतिशीलता यानी सेल मोटिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होता है। साथ ही फ्रेंड ये सीलिया और फ्लैगेला में उपस्थित माइक्रोट्यूबल्स के फिसलने के कारण बनता है और ये केवल उन्हीं कोशिकाओं में पाया जाता है जिनके अंदर इस टाइप की संरचनाएं पाई जाती है, यानी जिनके अंदर सीलिया या फ्लैगेला पाया जाता है। फ्रेंड फ्लैगेला को कसाबिका भी कहते हैं फ्रेंड, और इसका मुख्य प्रयोग कोशिका के मूवमेंट या उसकी गति के रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, डाइनिन फ्लैगेला का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस प्रकार की कोशिका में किसी भी कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है? एंडोडर्मल सेल, एक्टोडर्मल सेल, स्टेम सेल, मसल सेल। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेम सेल में किसी भी कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है। इसे मूल कोशिका कहते हैं दोस्तों, जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। इन कोशिकाओं को शरीर के किसी भी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और ये ब्रेन में, बोन मैरो में, स्किन में, दांतों में, हृदय में, लीवर में इत्यादि में पाई जाती है स्टेम सेल। साथ ही फ्रेंड जो मसल सेल्स होती है ये ज़्यादातर एनिमल में पाया जाने वाला सॉफ्ट उत्तक है यानी कोमल उत्तक है, और मसल सेल में पाया जाने वाला एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो फिलामेंट होते हैं उसके, जो एक दूसरे को स्लाइड करते हुए एक कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन का निर्माण करते हैं फ्रेंड, जो कोशिका की लंबाई और आकार दोनों को बदलता रहता है। और फ्रेंड मसल्स होते हैं वो बल और गति का कार्य करते हैं। साथ ही फ्रेंड जो एंडोडर्मल सेल है ये पादपों की जड़ों में पाई जाती है, जो प्लांट में पानी और अन्य पदार्थों को रेगुलेट करती है। और जो एक्टोडर्मल सेल है ये बाहरी संरचना जैसे त्वचा हो गई, श्वेत ग्रंथियाँ हो गई या हेयर फॉलिकल हो गए, आँखों का कॉर्निया हो गया, लेंस हो गए, दांतों का इनेमल इत्यादि का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्टेम सेल किसी भी कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में गमन करता है, इसकी चाल होगी सबसे अधिक जब ये पृथ्वी से सबसे दूर होगा, कक्षा के सभी बिंदुओं पर समान रहेगा, सबसे अधिक जब ये पृथ्वी के निकटतम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में गमन करता है तो उसकी चाल सबसे अधिक होगी जब वो पृथ्वी के निकटतम होगा। फ्रेंड क्या होता है, जब एक ही कक्षा में जब ये दीर्घ वर्ताकार पथ पर गमन करते हैं तो इसकी जो रेडियस होती है दोस्तों वो चेंज होती रहती है, यानी पृथ्वी से जो दूरी है वो उपग्रह की चेंज होती रहती है। लेकिन दोस्तों जब एक ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग का मान हमेशा फिक्स रहेगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि mv1r1 इज इक्वल टू होगा m1v2r2, जहाँ पे m1 होता है दोस्तों उपग्रह का मास है, और v1 उसकी स्पीड है r1 दूरी पर, और v2 इसकी स्पीड है r2 दूरी पर। तो देखिए दोस्तों फर्दर क्या हो जाएगा, v1/v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 डिवाइड बाई r1। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो स्पीड होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी v1 समानुपाती है 1/r1, यानी अगर r1 बढ़ेगा तो v1 घटेगा, और r1 घटेगा तो v1 का मान बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों जब r1 कब घटेगा, जब पृथ्वी का बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा। तो जब पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा उस टाइम r1 कम है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी यानी स्पीड बढ़ेगी, यानी उस टाइम उसका वेग सबसे अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सबसे अधिक होगा जब वो पृथ्वी के निकटतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है पारसेक किसकी इकाई है? दूरी, पदार्थ की मात्रा, तापमान, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रकाशिक तीव्रता, मैग्नेटिक लाइन यानी चुंबकीय रेखा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पारसेक दूरी की इकाई है। इसका प्रयोग बहुत बड़ी दूरी मापने में किया जाता है दोस्तों, ये हमारे सोलर सिस्टम के आगे की दूरी मापने में यूज किया जाता है। और साथ ही फ्रेंड जो पारसेक होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों 2,10,000 AU के बराबर। AU का मतलब होता है दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है दोस्तों जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल कहा जाता है। और इन दूरी के मामले में सबसे बड़ा पारसेकल होता है दोस्तों, उसके बाद नंबर आता है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का, और उसके बाद नंबर आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन तीनों में सबसे छोटी यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये तीनों दूरी मापने में की जाती है इनका प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसेक दूरी की इकाई है। और साथ ही दोस्तों जो पदार्थ की मात्रा होती है इसको मोल में मापा जाता है दोस्तों, और तापमान को केल्विन के अंदर मापा जाता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रकाशिक तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है, और मैग्नेटिक लाइन को यानी फ्लक्स भी कहते हैं दोस्तों, और इसकी इकाई होती है वेबर।
साथ ही फ्रेंड एक क्वेश्चन और आता है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप रोट आयरन है। फ्रेंड रोट आयरन को पिटवा लोहा भी कहा जाता है और इसके अंदर 0.12 से 0.25% कार्बन पाया जाता है। फ्रेंड जो पिटवा लोहा होता है वो बहुत मजबूत होता है दोस्तों और जंगरोधी होता है और इसको आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। साथ ही फ्रेंड जो पिग आयरन होता है इसको कच्चा लोहा कहा जाता है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज पाया जाता है। लगभग इसके अंदर 3.8 से 4.7% के करीब कार्बन पाया जाता है और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी ये आसानी से टूट जाते हैं और इन्हें आसानी से वेल्ड भी नहीं किया जा सकता है। साथ ही फ्रेंड जो कास्ट आयरन होता है इसको ढलवा लोहा भी कहा जाता है और इसके अंदर 2.1% से 4% कार्बन पाया जाता है। और जो स्टील होता है दोस्तों ये आयरन और कार्बन का एलॉय होता है जिसके अंदर 0.02 से 2.1% के करीब कार्बन पाया जाता है। कभी कभी फ्रेंड इसके अंदर एलिमेंट यूज होता है क्रोमियम वगैरह, वो भी इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं। फ्रेंड जो पिटवा लोहा है, रोट आयरन है, वो स्टील का ही एक माइल्ड स्टील का ही एक भाग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु का वेग दुगना होता है इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाती है, इसकी स्थितिज यानी पोटेंशियल एनर्जी दुगनी हो जाती है, इसका संवेग दुगना हो जाता है, इसका त्वरण दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जब किसी वस्तु का वेग दुगना होता है तो इसका संवेग यानी मोमेंटम दुगना हो जाता है। फ्रेंड क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो दी जाती है 1/2 mv²। तो यहाँ देखिए दोस्तों जब वेलोसिटी डबल होगी तो वेलोसिटी डबल होगी, यहाँ स्क्वायर आ रहा है ऊपर, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी जब वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार फ्रेंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgs। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वेलोसिटी की कोई टर्म्स नहीं आ रही है तो वेलोसिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी। साथ ही फ्रेंड जो संवेग यानी मोमेंटम होता है वो होता है mv, P बराबर mv। तो यहाँ देखिए दोस्तों वेलोसिटी की टर्म्स आ रही है, यानी अगर वेग दुगना होगा तो यहाँ देखिए संवेग सीधा सीधा वेग के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी अगर वेग दुगना होगा तो संवेग भी यानी मोमेंटम भी हमारा दुगना हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर यानी dv/dt होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रेट ऑफ वेलोसिटी तो दे नहीं रखी है चेंज की, तो त्वरण भी इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, किसी वस्तु का वेग दुगना होने पर मोमेंटम दुगना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कोबाल्ट के यौगिक द्वारा ग्लास को दिया गया रंग है ग्रीन, डीप ब्लू, येलो, रेड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट के यौगिक द्वारा ग्लास को दिया गया रंग डीप ब्लू है। फ्रेंड ग्लास के अंदर कुछ मेटल और मेटल ऑक्साइड मिलाकर उनके अंदर कलर दिया जाता है। जैसे आयरन के ऑक्साइड अगर मिलाए जाते हैं तो उसका कलर हो जाता है ब्लूइश ग्रीन या ब्राउन कलर हो जाता है। जो बियर की बोतल्स होती है फ्रेंड उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही यदि आयरन ऑक्साइड के अंदर क्रोमियम मिला दिया जाए और उसको ग्लास के अंदर मिलाया जाता है तो कलर हमारा डार्क ग्रीन हो जाता है। जो हमारी वाइन की बोतल्स होती है, शराब की बोतल, उसके अंदर इस वाले ग्लास का यूज किया जाता है। साथ ही फ्रेंड जो क्रोमियम के ऑक्साइड होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर देते हैं। कैडमियम सल्फाइड होता है फ्रेंड वो डीप येलो कलर देता है फ्रेंड। तो यहाँ पे येलो कलर कैडमियम के सल्फाइड की वजह से होता है। साथ ही फ्रेंड जो रेड कलर होता है ग्लास का वो होता है गोल्ड क्लोराइड की वजह से। इसीलिए फ्रेंड जो रेड ग्लास होते हैं वो महंगे होते हैं क्योंकि इसके अंदर गोल्ड मिलाया जाता है। साथ ही फ्रेंड जो मैग्नीज के ऑक्साइड होते हैं वो जामुनी कलर देते हैं, निकल के ऑक्साइड होते हैं वो बैंगनी कलर देते हैं, जो टीन के यौगिक होते हैं वो सफ़ेद कलर देते हैं, लेड यानी सीसा उसके यौगिक येलो कलर देते हैं। और इसी प्रकार जो ग्लास फैक्ट्रीज होती है फ्रेंड वहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट को डी कलरिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही फ्रेंड एक जो ब्लैक कलर होता है कांच का वो होता है कॉपर प्लस आयरन और कोबाल्ट के ऑक्साइड का हम ग्लास के अंदर मिक्स करते हैं तब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोबाल्ट के यौगिक मिलाने से डीप ब्लू रंग हमें प्राप्त होगा ग्लास का। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग की जोड़ी मुख्य रूप से पौधों और जानवरों दोनों में फैटी एसिड यानी वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण से संबंधित है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से पौधों और जानवरों दोनों में फैटी एसिड यानी वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण से संबंधित है। फ्रेंड क्या होता है, जंतु कोशिका के अंदर फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के द्वारा होता है, जबकि पादप कोशिका और जो यीस्ट होता है जिसको खमीर कहते हैं उसके अंदर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन ओनली पेरोक्सिसोम के द्वारा ही होता है। तो फ्रेंड क्या होता है, पेरोक्सिसोम्स अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली से गिरा हुआ एक ऑर्गेनल यानी कोशिकांग है जो मुख्य रूप से लिपिड यानी फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में शामिल होता है।
और ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज यानी बहुत ज़्यादा उच्च अभिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह इनको पानी और ऑक्सीजन जैसे सुरक्षित अणुओं में परिवर्तित कर देता है। और फ्रेंड हम ये भी जानते हैं जो वसा होती है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा घनत्व रखती है, इसलिए वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा घनत्व होने के कारण ये एक कन्वीनियंट मॉलिक्यूल है यानी एक सुविधाजनक अणु है दोस्तों हमारे शरीर में एनर्जी स्टोरेज करने के लिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया ही मुख्य रूप से फैटी एसिड के ऑक्सीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग ग्लास पर लिखने में किया जाता है? सिलिकॉन, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग ग्लास पर लिखने में किया जाता है। और फ्रेंड जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का अपर रूप है और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है फ्रेंड ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग ग्लास पर लिखने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग त्वचा रोग के इलाज में मलहम के रूप में किया जाता है यानी ऑइंटमेंट के रूप में किया जाता है? जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक कार्बोनेट का प्रयोग त्वचा रोग के इलाज में मलहम के रूप में किया जाता है। साथ ही फ्रेंड जो जिंक ऑक्साइड होता है इसका यूज हम सिगरेट के फिल्टर में यूज करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू बनाने में करते हैं, बेबी पाउडर होता है उसके अंदर जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही फ्रेंड जो स्किन इरिटेशन के अंदर जो क्रीम यूज की जाती है उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड जो पेंट के अंदर कलर पिगमेंट होते हैं उसके अंदर भी जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जिंक कार्बोनेट का प्रयोग त्वचा रोग के इलाज में मलहम के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है 100 डेसिबल का शोर स्तर यानी नॉइज लेवल किसके अनुरूप होगा? जस्ट ऑडिबल साउंड यानी जस्ट सुनने लायक आवाज़, ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन सामान्य बातचीत, साउंड फ्रॉम ए नॉइज स्ट्रीट यानी जो भीड़ भाड़ वाली गली होती है उसके अंदर जो आवाज़ आती है उससे, और नॉइज फ्रॉम ए मशीन शॉप जो मशीनरी शॉप होती है वहाँ से आने वाली शोर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, जो 100 डेसिबल का नॉइज लेवल होता है फ्रेंड वो होता है नॉइज फ्रॉम ए मशीन शॉप के इक्वल। साथ ही फ्रेंड जो विस्पर साउंड होता है यानी जो फुसफुसाहट होती है उसकी नॉइज लेवल 30 डीबी यानी 30 डेसिबल के बराबर होता है। और जो जस्ट सुनने लायक आवाज़ होती है जो उसका होता है 40 डीबी यानी 40 डेसिबल के करीब। और जो ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन सामान्य बातचीत होती है उसका नॉइज लेवल 60 डीबी यानी 60 डेसिबल के बराबर होता है। और जो नॉइजी स्ट्रीट होती है शोरगुल वाली जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ से आने वाली आवाज़ का नॉइज लेवल 75 डीबी के करीब होता है। साथ ही फ्रेंड जो नॉइज लेवल होता है वो 85 डीबी से ऊपर होने पर हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है फ्रेंड। तो जो नॉइज फ्रॉम मशीन शॉप होता है इसका 100 डेसिबल होता है अर्थात ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 डेसिबल का नॉइज लेवल नॉइज फ्रॉम ए मशीन शॉप के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है उच्च गति को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मेक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च गति को मापने के लिए मेक का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। जब कोई वस्तु या कोई बॉडी ध्वनि की गति से भी तेज चलता है तो वहाँ पे हम मापने के लिए मेक का यूज करते हैं फ्रेंड। किसी वस्तु का मेक नंबर होता है उस वस्तु का किसी माध्यम में स्पीड तथा उसी माध्यम में साउंड की स्पीड यानी ध्वनि के वेग का अनुपात। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं जो एक मेक होता है इसका मतलब होता है कि उस वस्तु की स्पीड उस माध्यम में ध्वनि की स्पीड के बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों 1 मेक ऑलवेज 1235 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है दोस्तों। और जो एंगस्ट्रॉम होते हैं फ्रेंड इसका प्रयोग करते हैं हम तरंग दैर्ध्य मापने में जिसका मान होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर या हम कह सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। साथ ही फ्रेंड जो पास्कल होता है इसका प्रयोग हम करते हैं प्रेशर यानी दाब को मापने में, और जूल के द्वारा हम एनर्जी का माप करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेक का प्रयोग उच्च गति को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कोल गैस के मुख्य घटक है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मेथेन एंड एथेन, हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कोल गैस के मुख्य घटक हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। साथ ही फ्रेंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है वो होते हैं वाटर गैस के मेन कंटेंट होते हैं, और जो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं वो होते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं। और जो सीएनजी गैस होती है दोस्तों उसके मुख्य घटक होते हैं मेथेन और एथेन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड कोल गैस के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीड़ों का अध्ययन कहलाता है अर्नियोलॉजी, सीटोलॉजी, माइमेकोलॉजी,
एंटोमोलॉजी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। एंटोमोलॉजी को स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कहा जाता है, यानी कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। साथ ही फ्रेंड जो अर्नियोलॉजी होता है ये स्टडी ऑफ स्पाइडर यानी मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। और सिटोलॉजी होती है फ्रेंड, इसके तहत हम व्हेल मछलियों का अध्ययन करते हैं, इसको सिटोलॉजी कहते हैं। और जो स्टडी ऑफ एंट यानी चींटियों का जो अध्ययन होता है उसको माइमेकोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन संख्या यानी आयोडीन वैल्यू का संबंध किससे है? फैट्स एंड ऑयल्स, एल्कोहल्स, एस्टर्स, लाइट। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फैट्स एंड ऑयल से आयोडीन संख्या का संबंध है। देखिए फ्रेंड जो आयोडीन वैल्यू होती है वो किसी तेल के सुखाने की गुणवत्ता को मापता है। जो फैटी एसिड होते हैं उनके अंदर अनसेचुरेशन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए आयोडीन संख्या का उपयोग किया जाता है। और जो ये अनसेचुरेशन होता है फ्रेंड वो डबल बॉन्ड के रूप में पाया जाता है, जो आयोडीन के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्टिव यानी अभिक्रियाशील होता है। तो फ्रेंड जो अनसेचुरेशन होता है वो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड को दिखाता है। तो जितना ज़्यादा अनसेचुरेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा आयोडीन के प्रति अभिक्रियाशील होगा। और कोई फैट या ऑयल जितना ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो उतना ही ज़्यादा अस्थायी होगा, यानी उसका उतना ही जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर किसी ऑयल को हीट करते हैं और वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका मतलब है कि उसकी आयोडीन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड जो पेंट और वार्निश उद्योग होते हैं उसके अंदर हाई आयोडाइड वैल्यू वाले ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और जो नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं यानी जो आसानी से नहीं सूखते जैसे जैतून का तेल हुआ, इनका प्रयोग हम साबुन बनाने और खाद्य उत्पादों में करते हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन संख्या का प्रयोग फैट्स एंड ऑयल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? फिश, मेंढक, छिपकली, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिए गए सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। फ्रेंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जैसे रेप्टाइल हो गए, एम्फीबियन यानी उभयचर हो गए, या कुछ मछलियाँ हो गई। इनके शरीर का तापमान क्या होता है कि बाहर के तापमान के हिसाब से ठंडा या गर्म होता रहता है। जबकि जो हॉट ब्लडेड एनिमल होते हैं जिसके अंदर मैमल्स वगैरह या पक्षी वगैरह आते हैं, इनके शरीर का तापमान किसी भी बाहर के एनवायरनमेंट में लगभग कांस्टेंट रहता है यानी स्थिर रहता है। इसी कारण फ्रेंड क्या होता है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो गर्मी के वातावरण में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ठंडे वातावरण में आलसी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मसल्स एक्टिविटी है फ्रेंड वो केमिकल रिएक्शन के ऊपर निर्भर होती है। और जो गर्मी के अंदर ज़्यादा तेज हो जाती है इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और ठंड के अंदर वो रिएक्शन थोड़ी कम हो जाती है, इस वजह से ये आलसी रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। और देखिए दोस्तों इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गए, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, मेंढक हो गया, मछली हो गई, बिच्छू, मकड़ी, ये सब है ना कोल्ड ब्लडेड एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही फ्रेंड जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए जो हॉट ब्लडेड एनिमल होते हैं उनकी तुलना में बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है। यानी यदि कोई समान भार का स्तनधारी या पक्षी है उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो उसके समान वेट का, उससे बहुत ज़्यादा भोजन की जरूरत होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। अर्थात दोस्तों जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं इसके अंदर सर्वाइव करने के लिए इनको कम ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो इनके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, क्योंकि इनका सब कुछ बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इनका टेम्परेचर क्या रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? हड्डियों और दांतों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। हड्डियां मसल्स के साथ टेंडन के द्वारा जुड़ती है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फ्रेंड देखिए जो हड्डियां और दांतों में पाया जाता है वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, और जो मसल्स और हड्डियों का जोड़ होता है उसको टेंडन कहते हैं दोस्तों। और जो वृद्धावस्था के अंदर हड्डियां कमजोर होती है उसका एकमात्र कारण होता है कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये तीनों ऑप्शन राइट होंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में एसी आउटपुट देता है। इनपुट करंट से ज़्यादा करंट, इनपुट करंट से कम करंट, इनपुट करंट से बराबर करंट, इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में एसी आउटपुट इनपुट करंट से ज़्यादा करंट देता है। क्योंकि फ्रेंड जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर जो वोल्टेज रेशियो होता है V1/V2 उसका जस्ट उल्टा होता है दोस्तों करंट का रेशियो, यानी V1/V2 इक्वल होता है I2/I1 के। इसका मतलब है कि जो वोल्टेज का रिलेशन है उसका जस्ट उल्टा रिलेशन क्या आएगा, करंट का। तो फ्रेंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी करंट यानी जो इनपुट वोल्टेज होती है दोस्तों, इनपुट वोल्टेज से कम वोल्टेज होती है आउटपुट की, यानी V2 का मान V1 से कम होता है स्टेप डाउन के अंदर। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि जो आउटपुट करंट है I2 उसका मान इनपुट करंट I1 से ज़्यादा होगा। इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट से ज़्यादा होगी। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है किसे फादर ऑफ ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है? मीथेन, बेंजीन, फिनोल, एनिलीन।
तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंजीन को फादर ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।